Hello everyone, my name is Sheikh Tausif and I welcome you all on Tuition Dream Academy। आज हम फोर्स एंड पावर पर बात करने वाले हैं जो कि हमारे बेसिक कंसेप्ट ऑफ फिज़िक्स का पार्ट नंबर 4 है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप फोर्स एंड पावर को कभी नहीं भूलने वाले। सो स्टार्ट करते हैं कि फोर्स क्या होता है। फोर्स जो है जिसे हम ताकत कहते हैं या फिर कुव्वत कहते हैं। ओके, फोर्स जो है, फोर्स किसे कहते हैं? हम बचपन से ये वर्ड फोर्स सुनते आ रहे हैं और पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। फोर्स किसे कहते हैं? आपको मैं दो वर्ड कहूँगा, अगर आप दो वर्ड लर्न कर लिए तो आप फोर्स की डेफिनेशन ज़िंदगी भर तक नहीं भूलने वाले। वो दो वर्ड क्या है? एक वर्ड है पुश एंड दूसरा वर्ड है पुल। अब पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज फोर्स, ठीक है। ये दो वर्ड याद करने आपको। वो दो वर्ड कौन से हैं? एक है पुश और दूसरा है पुल। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को पुश कर रहा हूँ, पुश करना यानी ढकेलना, पुल करना यानी अपनी तरफ खींचना, ठीक है। या तो मैं किसी ऑब्जेक्ट को पुश कर रहा हूँ या फिर पुल कर रहा हूँ। इसका मतलब यह है मैं उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? आगे एक और वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, लिफ्ट। या तो हम तीन तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं। या तो उस ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं, या तो पुल करते हैं, या फिर उस ऑब्जेक्ट को हम लिफ्ट करते हैं। लिफ्ट करना यानी उठाना। तो एक वर्ड हम और इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, वह है लिफ्ट। ओके, दिस इज़ द थर्ड वर्ड, ठीक है। तो ये तीन वर्ड आपको याद रह गए। ये तीन वर्ड अगर आपको याद है तो आप फोर्स की डेफिनेशन बहुत आसान तरीके से कह सकते हैं। मैं ये तीन चीज़ें जो है पुश, पुल और लिफ्ट किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करता हूँ तो उस ऑब्जेक्ट पर क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाले हैं, क्या चेंजेस आने वाले हैं, मैं आपको बताता हूँ। मान लो कोई ऑब्जेक्ट आपके सामने है, आपने उसे पुश किया, ठीक है। तो वो ऑब्जेक्ट क्या होगा? उसकी पोजीशन चेंज होने वाली, या उसकी डायरेक्शन चेंज होने वाली, या फिर मान लो आपने उसकी शेप चेंज कर दी, या उसकी साइज़ चेंज कर दी, या फिर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में था, आपने उसके ऊपर फोर्स लगाया तो वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। तो ये फोर्स का हम यूज़ करके क्या कर सकते हैं? फोर्स कैन चेंज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैं फोर्स का इस्तेमाल करके किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज कर सकता हूँ। पोजीशन के बाद मैं किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। उसके ऊपर फोर्स लगाकर उसकी शेप चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकता हूँ। ऑब्जेक्ट किसी डायरेक्शन में जा रहा था, फिर मैं उसके ऊपर फोर्स लगाता हूँ, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। या फिर मैं उसकी साइज़ चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। या फिर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, मूविंग ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता हूँ? स्टॉप कर सकता हूँ। तो ये सारे पॉइंट है, पोजीशन, शेप, डायरेक्शन, साइज एंड किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को मैं स्टॉप कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ फोर्स, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं हमारी स्टेप होती है कि हम पहले डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद उसका फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होगा इसका? तो फॉर्मूला है फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। दिस इज़ द फॉर्मूला। मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि मास एंड एक्सेलरेशन किस तरीके से आया। आप कोई भी ऑब्जेक्ट उठा लें, ठीक है, जिस पर आप फोर्स अप्लाई करना चाहते हो, तो उस ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ मास ज़रूर होगा, ठीक है। वो चाहे बहुत कम मास हो या फिर बहुत ज़्यादा मास हो, उस ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ मास ज़रूर होता है। और जब आप पुश, पुल या फिर लिफ्ट करते हो, इन तीनों का मतलब क्या हो रहा है कि आप उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहे हो, तो उसका कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होने वाला ही है। इसीलिए फोर्स जो इक्वल होता है मास और एक्सेलरेशन के होता है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का मास हो और उसके अंदर कुछ एक्सेलरेशन हो तो इसका मतलब वो क्या है? फोर्स है, ठीक है। तो दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर फोर्स एंड दिस फॉर्मूला इज आल्सो कॉल्ड एज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। उसके बाद हम आते हैं यूनिट पर। तो यूनिट जो है वह है एसआई यूनिट न्यूटन है,
ठीक है, जिसको हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। एक और ऐसा यूनिट जो बेस यूनिट कहते हैं हम उसे बेस यूनिट, ठीक है। वो बेस यूनिट क्या है मैं बताता हूँ आपको। हम फॉर्मूले से डायरेक्ट यूनिट फाइंड आउट कर सकते हैं। मास की यूनिट हमको पता है क्या है, केजी है, ठीक है। और एक्सेलरेशन की हमको पता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। ये कैसे है मैं आपको बताता हूँ। एक्सेलरेशन की यूनिट, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। और हमने पिछले वीडियो में वेलोसिटी की यूनिट देखी मीटर पर सेकंड, और टाइम की यूनिट क्या है, सेकंड, दैट इज़ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये इस तरीके से यूनिट है किसकी, एक्सेलरेशन की। तो ये एक बेस यूनिट हो गई किसकी, फोर्स की, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद सीजीएस यूनिट आती है, वो सीजीएस यूनिट है डाइन, ठीक है। ये आपने 8-9 में पढ़ा है कि डाइन किस तरीके से यूनिट आती है, ठीक है। तो ऐसा यूनिट न्यूटन है और सीजीएस यूनिट जो है वो डाइन है। अब बात आती है कि फोर्स जो है वो कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है। तो फोर्स इज़ क्या होंगी, वेक्टर क्वांटिटी होंगी। क्यों वेक्टर क्वांटिटी होंगी हमको पता है, क्योंकि फोर्स हमको शो करने के लिए डायरेक्शन भी शो करने पड़ता है, और जहाँ पर डायरेक्शन शो करना पड़े वो कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो फोर्स कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। उसके बाद जो फोर्स है, बहुत टाइप्स के फोर्सेस हैं, लेकिन बेसिकली सारे फोर्सेस दो फोर्सेस की में आ जाते हैं। एक होता है कांटेक्ट फोर्स एंड दूसरा होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट फोर्स और दूसरा है नॉन कांटेक्ट फोर्स। मैं एक्सप्लेन करता हूं कि कांटेक्ट फोर्स एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होता है, ठीक है। अब ये जो कांटेक्ट फोर्स है, ऐसा फोर्स ऑफ एट्रैक्शन जो डायरेक्ट कांटेक्ट से पैदा हो या फिर किसी एक और ऑब्जेक्ट की मदद से पैदा हो, उस फोर्स ऑफ एट्रैक्शन को हम कहते हैं कांटेक्ट फोर्स। फोर्स ऑफ एट्रैक्शन थ्रू अ डायरेक्ट कांटेक्ट और विया वन मोर ऑब्जेक्ट, सच अ फोर्स इज कॉल्ड एज कांटेक्ट फोर्स। जो फोर्स लगाने के लिए दो ऑब्जेक्ट को आपस में कांटेक्ट में आना होता हो, तो उस ऐसी फोर्स को हम कहते हैं कांटेक्ट फोर्स। एग्जाम्पल में अगर आपको दूं, तो पहली है मस्क्यूलर फोर्स। मस्क्यूलर फोर्स जिसमें हमारे क्या यूज़ होते हो, मसल्स यूज़ होते हो जब हम फोर्स लगाते हो, तो मस्क्यूलर फोर्स। उसके बाद मैकेनिकल फोर्स, मैकेनिकल फोर्स जो मशीनी फोर्स होता है, मैकेनिकल फोर्स, ठीक है। और एक नॉर्मल फोर्स दे सकते हो आप, नॉर्मल फोर्स जो अप्लाई होती है, नॉर्मल फोर्स। एक और दे सकते हो आप एग्जांपल, वो है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको, फ्रिक्शनल फोर्स किसे कहते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स आपको पता है, जो फोर्स रगड़ से पैदा हो, ऑब्जेक्ट के, दो ऑब्जेक्ट की रगड़ से जो फोर्स पैदा होता है उसे फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। जो अपोजिट ऑफ मोशन लगता है, मोशन के अपोजिट में लगता है, ठीक है। मस्कुलर फोर्स जिसमें हमारे मसल्स यूज़ होते हो, मैकेनिकल फोर्स जिसमें मशीन्स यूज़ होती हो, ठीक है। नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स किसे कहते हैं, कि ऐसा फोर्स जिसमें दो ऑब्जेक्ट आपस में कांटेक्ट में नहीं आते, लेकिन फिर भी फोर्स उनके बीच में क्या होता है, जनरेट होता है। ऐसे फोर्स को हम कहते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। अ फोर्स इज अप्लाइड बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इवन इफ द टू ऑब्जेक्ट आर नॉट इन कांटेक्ट, सच अ फोर्स इज कॉल्ड एज नॉन कांटेक्ट फोर्स। एग्जाम्पल हम दे सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या होता है कि हमको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के पास एक अट्रैक्टिंग पावर है जिससे चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है। ये एक छोटा सा कंसेप्ट है, इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो बड़ा कंसेप्ट है। आज अभी हमारा टॉपिक नहीं है तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। मान लो कोई फ्रूट है या कोई ट्री से कोई एप्पल गिर रहा हो या फिर कोकोनट गिर रहा हो, है ना, तो वो किस तरफ आता है, ज़मीन की तरफ आता है। बिकॉज ऑफ ज़मीन उसकी तरफ एक फोर्स जनरेट करती है जिसे ग्रेविटी कहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर अर्थ और वो जो भी एप्पल हो, कोकोनट हो, वो आपस में कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन फिर भी क्या हुआ, वो उनके बीच में फोर्स जनरेट हुई, तो वो फोर्स को हम कहते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। और एक होता है मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स। तो ये सारी एग्जांपल है नॉन कांटेक्ट फोर्स की। ये मैग्नेटिक फोर्स में क्या होता है, आपने मैग्नेट लिया और कोई मेटल की कोई सब्सटेंस लिया, तो वो क्या होता है, गेट अट्रैक्टेड। एक मान लो नीडल है, नीडल गेट्स अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द मैग्नेट,
है ना, मैग्नेट और नीडल कांटेक्ट में नहीं आते, लेकिन फिर भी उनके बीच में क्या होता है, फोर्स जनरेट होता है। तो ये एग्जांपल है एक नॉन कांटेक्ट फोर्स की। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में आपने देखा होगा कि आपने पीसेस ऑफ द पेपर लिए और आपने कंगा जो होता है कॉम, जिससे हम बाल वगैरह जमाते हैं, बाल वगैरह बनाते हैं, तो वो बाल वगैरह बनाने के बाद आपने वो जो कॉम है वो पीसेस ऑफ द पेपर के करीब लेकर गए, नज़दीक लेकर गए, तो क्या होता है, पीसेस ऑफ द पेपर गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अ कॉम, वो कॉम की तरफ अट्रैक्टेड हो जाते हैं। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। ठीक है, तो ये सारी जो डिटेल थी ये फोर्स से रिलेटेड थी। अब बात आती है कि पावर क्या होता है। ठीक है, पावर क्या होता है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ एग्जाम्पल के साथ। मान लो आप कोई 3 फ्रेंड है कि 3 दोस्तों ने एक कंपटीशन लगाया है 100 मीटर रनिंग का। ठीक है, तो आपको पता है कि वो जो तीनों फ्रेंड 100 मीटर रनिंग के लिए जब रनिंग करेंगे तो आपको पता है कि वो तीनों फ्रेंड सेम टाइम पर फिनिशिंग पॉइंट पर नहीं पहुंचने वाले। ठीक है, उसके पीछे की वजह क्या होती है, दिस इज़ पावर। ठीक है, मान लो आपका एक फ्रेंड 100 मीटर की आपने रनिंग लगाई, आपका एक फ्रेंड साइकिल से दौड़ने लगा, एक फ्रेंड आप पैरों से दौड़ने लगा और एक फ्रेंड ने बाइक ली। कौन सबसे पहले फिनिशिंग पॉइंट को क्रॉस करेगा? ऑब्वियसली वो बाइक वाला क्रॉस करेगा। क्यों? क्योंकि बाइक की ज़्यादा पावर है। तो दिस इज़ द पावर। पावर किसे कहते हैं? पावर एक स्पीड होती है किसी भी काम को करने की। आप कोई भी वर्क कितना फास्ट करते हो या कितना स्लो करते हो, ये डिपेंड करता है पावर पर। ठीक है, तो पावर क्या हुआ? पावर इज द रेट एट विच वर्क इज डन। ठीक है, यहाँ पर जो रेट है तो वो क्या है, भाव नहीं है, बल्कि क्या है, एक स्पीड है किसी भी काम को करने की। ठीक है, तो पावर क्या होता है, किसी भी काम को आप कितना फास्ट करते हो या फिर कितना स्लो करते हो, ये डिपेंड करता है किस चीज़ पर? पावर पर। ठीक है, तो पावर इज़ द रेट एट विच वर्क इज डन। ठीक है, अब उसके बाद आती है बात फॉर्मूले की। तो पावर इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, वर्क अपॉन टाइम। मैं एक्सप्लेन करता हूँ किस तरीके से आया। अब पावर जो है, जो ऊपर की टर्म आती है न्यूमरेटर में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पावर को, मतलब पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क। और जो डिनोमिनेटर की टर्म आती है, जैसे टाइम है यहाँ पर, तो पावर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा टाइम के। पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क, पावर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, अगर एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ने वाली है। अगर पावर बढ़ता है तो वर्क भी बढ़ेगा, अगर वर्क बढ़ता है तो पावर भी बढ़ेगा। बात समझ में आ रही? तो पावर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क, और पावर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए टाइम। मतलब पावर बढ़ता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के मतलब क्या होते हैं, अगर एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी कम होगी। ठीक है, और एक चीज़ कम होती है तो दूसरी बढ़ेगी। अगर पावर बढ़ता है तो टाइम कम होगा, अगर टाइम बढ़ता है तो पावर कम होगा। तो दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ पावर, वर्क अपॉन टाइम। अब बात आती है यूनिट की। अब जो हम फॉर्मूले से डायरेक्ट यूनिट निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं? देखो, पहले यूनिट होती है एसआई यूनिट, वर्क की यूनिट होती है जूल। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वर्क को क्या होता है। टाइम की यूनिट होती है सेकंड, और जूल अपॉन सेकंड होता है वेट। क्या होता है? वेट। तो यूनिट क्या हो गई पावर की? एसआई यूनिट हो गई वेट। सीजीएस यूनिट होती है अर्ग अपॉन सेकंड। क्या होती है? अर्ग अपॉन सेकंड। ठीक है, तो आपको कौन सी यूनिट याद करना है कि एसआई यूनिट क्या है? वेट है, और सीजीएस यूनिट अर्ग अपॉन सेकंड है। अब जो पावर है वो कौन सी क्वांटिटी है? पावर इज स्केलर क्वांटिटी। पावर इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, क्यों होती है स्केलर क्वांटिटी? क्योंकि पावर शो करने के लिए हमको डायरेक्शन शो करने की ज़रूरत नहीं, और जहाँ डायरेक्शन शो करने की ज़रूरत ना हो वो कौन सी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। हमने जो यूनिट यूज़ की है वेट, तो हमें पता है कि हमारे घर पर जब लाइट लेकर आते हैं, जो बल्ब लेकर आते हैं, तो उसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि ये 15 वैट का लाइट है या 20 वैट का लाइट है। तो ये जो 15 वैट 20 वैट है, ये क्या बताता है हमको कि ये जो लाइट है कितना पावरफुल है। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ वैट बढ़ते जाएंगे, उस लाइट की, उस बल्ब की जो पावर है वो क्या होती जाएंगी? इंक्रीज़ होती जाएंगी। ठीक है, अब जो है
हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर जो पावर यूज़ होती है वो होती है हॉर्स पावर, और जो हॉर्स पावर होती है ना 1 हॉर्स पावर, ये इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर यूज़ होती है ना, हॉर्स पावर इक्वल टू होता है 746 वैट। कितना होता है? 746 वैट। ओके, और हमारे जो कमर्शियल सेक्टर के अंदर यूज़ होती है तो वो होती है 1 किलो वैट आवर। ठीक है, किलो वैट आवर ये यूनिट होती है, कमर्शियल सेक्टर के अंदर यूज़ होती है। और 1 किलो वैट आवर इक्वल टू होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। जो ये जूल है ये यूनिट है एनर्जी की। हाँ, एक बात याद रखना, जूल एनर्जी की भी यूनिट है और वर्क की भी यूनिट है। मतलब 1 किलो वैट आवर इक्वल टू कितना होता है? 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। ये जो होती है हमारे कमर्शियल सेक्टर के अंदर यूज़ होती है यूनिट, और ये होती है इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर। अब हमने अक्सर देखा हुआ जो जब इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है हमारे घर पर तो उस पर लिखा होता है कि आपने कितने यूनिट कंज्यूम किए, उसमें 50 यूनिट 60 यूनिट। तो जो 1 यूनिट होता है 1 यूनिट इक्वल टू 1 किलो वैट आवर, मतलब आपने कितनी, एक यूनिट अगर आपने कंज्यूम किया तो आप 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल वर्क करते हो। ठीक है, उतनी इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं आप? कंज्यूम करते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका फोर्स एंड पावर। आपको फोर्स एंड पावर के बीच में डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा कि फोर्स जो है वेक्टर क्वांटिटी है, पावर जो है स्केलर क्वांटिटी है। फोर्स मतलब पुश या पुल या लिफ्ट कर रहे हो, मतलब फोर्स अप्लाई कर रहे हो। पावर होता है किसी भी काम को करने की क्षमता, मतलब आप कोई भी काम कितना फास्ट करते हो, कितना स्लो करते हो, ये डिपेंड करता है किस चीज़ पर? पावर पर डिपेंड करता है। ठीक है, और जो पावर है उसकी यूनिट क्या है? वैट है, और फोर्स की यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट न्यूटन है। I hope you enjoy this video, so please do subscribe and share it with your friend. Thank you so much.